नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसके पहले पार्ट 1 इस चैप्टर पर पार्ट 1 वीडियो हो चुका है, यह पार्ट 2 है। इसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और उनके कितने भाग होते हैं। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे और विस्तार से जानेंगे। यह क्लास 12th चैप्टर मानव जनन का है। तो यहाँ से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बेहद इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम इसमें विस्तार से जानेंगे। और यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मानव जनन तंत्र क्या होता है। मानव जनन तंत्र क्या होता है? मानव जनन तंत्र का एक सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख लीजिए। मानव जनन तंत्र यह प्रणाली है जो कि वृषण, एपिडेर्मिस, वास डिफरेंस और वेरिकोस और प्रोस्टेट ग्रंथि से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं, इसका जो मुख्य कार्य होता है वह स्पर्म का उत्पादन करना, भंडारण और परिवहन करना होता है। इसके साथ ही यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, जो द्वितीयक यौन लक्षणों को सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रजनन में सहायक होता है, जो कि हेल्प करता है। जो मानव प्रजनन तंत्र होता है वह प्रणाली वृषण, एपिडेर्मिस, वास डिफरेंस और वेरिकोस या प्रोस्टेट ग्रंथि से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है कि स्पर्म जो होता है उसका उत्पादन करना होता है और भंडारण का परिवहन करना होता है। इसके साथ ही यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन करता है, जो कि द्वितीयक हार्मोन लक्षण में से प्रजनन में सहायक करता है। तो इसका एक भाग यह हो गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फिगर लगा हुआ है, जो आपके यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं कि कार्य के आधार पर जनन को भागों को विभाजित किया गया है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कार्य के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 की बात करते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग जिसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। द्वितीयक पॉइंट 2 जो दूसरा है, यह द्वितीयक लैंगिक अंग जिसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ये 2 भाग होते हैं। कार्य के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नर जनन तंत्र के मेल निम्नलिखित भाग। बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इनके कितने भाग होते हैं। इनके निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 बात करते हैं वृषण को, जिसे सैक्रोटम व सैक्रोटल सैक बोलते हैं। दूसरा भाग हो गया एक जोड़ी वृषण, जिसे टेस्टिस बोलते हैं। तीसरा हो गया एपिडेर्मिस। चौथा हो गया शुक्राणु वास डिफरेंस। चौथा हो गया यूरेथ्रा। और पांचवा हो गया छठा हो गया पेनिस, जिसे बोलते हैं शिशन। नंबर 1 हो गया वृषण को, दूसरा हो गया टेस्टिस, तीसरा एपिडेर्मिस, चौथा वास डिफरेंस, पांचवा हो गया यूरेथ्रा और छठा हो गया पेनिस। ये 6 भागों में बटे होते हैं। इनके 2 भाग और होते हैं जो कि अन्य ग्रंथियों में सहायता प्रदान करते हैं। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फिगर लगा हुआ है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों। यहाँ पर देखो एपिडेर्मिस, ये जो भाग होता है एपिडेर्मिस प्रेजेंट है, जो कि स्पर्म का जहाँ का फॉर्मेशन होता है उसमें उसी के ऊपरी भाग को बोलते हैं एपिडेर्मिस। इस भाग के इसी के अंदर उपस्थित होता है टेस्टिस और इसी के किनारे पर, जस्ट किनारे पर उपस्थित होता है सैक्रोटम। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूरिनरी ब्लैडर इसे बोलते हैं, जहाँ पर आकर एकत्रित होता है। वास डिफरेंस से प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड उपस्थित है। पेनिस यहाँ पर उपस्थित है। आगे हम बात करते हैं कॉर्पस से। देख रहे हैं
और ग्लांस पेनिस उपस्थित होता है, नुकीले भाग जो होता है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों इनकी जो सहायक ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इनके कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं। जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, इनकी सहायक जो ग्रंथियां होती है उनमें एक जोड़ी होती हैं शुक्राशय जिसे सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। बीम हो गई एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियां जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। सी हो गए एक जोड़ी वल्वो यूरेथ्रल या कापर ग्रंथियां बोलते हैं जिसे वल्वो यूरेथ्रल व कापर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये इनके 3 प्रकार की अन्य ग्रंथियां जो कि सहायक प्रदान करती हैं। अब हम इन सभी हेडिंग को लेकर एक एक हेडिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, किसमें मदद करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्क्रोटम जो होता है वृषण कोश। इसके क्या प्रमुख भाग होते हैं, प्रमुख फंक्शन क्या होता है। जो वृषण होता है बाहरी आघातों से, जो बाहरी आघात होते हैं उनसे बचाने में उनको बचाता है, बाहरी आवरणों को लगने से हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 2 है कि जो शुक्राणु होते हैं उत्पादन के लिए तापमान को नियंत्रित करता है। और तीसरा हो गया पेट की जो दीवार से जुड़ा होता है। जो वृषण कोश होता है पेट की दीवार से जुड़ा होता है। और अगला पॉइंट हो गया कि पतली त्वचा और लोचदार मांसपेशियों से बना होता है। क्या पतली त्वचा जो होती है वह लोचदार मतलब लचीलेदार मांसपेशियों से बना होता है जो कि मदद करता है। आगे हम बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का क्या काम है। जो टेस्टिस होता है यह शुक्राणु उत्पादन का मुख्य स्थान होता है। क्या जो शुक्राणु होता है यह उत्पादन का मुख्य स्थान होता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का शुक्राणु बनते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं में शुक्राणु बनाने में हेल्प करते हैं। और लेडिंग कोशिकाएं जो होती हैं, जो इसमें लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं हार्मोन निर्माण में मदद करती हैं। आगे हम बात करते हैं जो टेस्टिस आप देख पा रहे हैं यहाँ आगे ये उपस्थित है। टेस्टिस सबसे निचली स्तर को, ये जो आपको रेक्टेंगल के भाग में दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस यहाँ पर उपस्थित होता है। आगे हम बात करते हैं टेस्टिस का जो है ऊपर एनाटॉमी स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। टॉल ऑफ द एपिडाइडमिस, ये जो भाग आप देख पा रहे हैं टॉल ऑफ द एपिडाइडमिस जो कि उपस्थित है। ये जो भाग आप देख पा रहे हैं टॉल ऑफ एपिडाइडमिस, ये भाग है स्ट्रेट ऑफ द ट्यूब्यूल के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेट ऑफ ट्यूब्यूल के नाम से जाना जाता है। इस भाग को बॉडी ऑफ द एपिडाइडमिस, ऊपरी सबसे ऊपरी लेयर को बॉडी ऑफ एपिडाइडमिस के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं रेट ऑफ टेस्टिस इन द मेडिएस्टिज्म टेस्टिस के नाम से जो उनकी संख्या को प्रदर्शित करती है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। इनमें जो होते हैं पोषक तत्वों का भी स्राव होता है, पोषक तत्व की भी जरूरत पड़ती है, का निर्माण करते हैं। आगे हम बात करते हैं एपिडाइडमिस का कार्य क्या होता है। एपिडाइडमिस अधिवृषण जिसे हिंदी में जाना जाता है। बात करते हैं एपिडाइडमिस जो होता है शुक्राणु को परिपक्व करता है। जो स्पर्म होता है उसे परिपक्व करने में हेल्प करता है और शुक्राणुओं को एकत्रित करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्राणु जो होते हैं शुक्राणुओं की गतिशीलता में सुधार करता है। जो शुक्राणु होते हैं उनकी गतिशीलता जो होती है गतिशीलता में सुधार लाता है। उसके बाद शुक्राणुओं को वास डिफरेंस तक पहुंचाने का काम करता है। जो एपिडाइडमिस का कार्य होता है शुक्राणु जो होते हैं वास डिफरेंस तक पहुंचाने में भी मदद करता है। आगे हम बात करते हैं
कि शुक्रवाहिनी क्या है, वास डिफरेंस। बात करते हैं वास डिफरेंस के बारे में। शुक्रवाहिनी क्या है? जो वृषण होते हैं, वृषण में शुक्राणुओं को मूत्रमार्ग तक ले जाती है। जो शुक्रवाहिनी होता है वह वृषण को शुक्राणुओं के मूत्रमार्ग तक ले जाती है और शुक्राणुओं के निष्कासन में मदद करती है। और इसमें जो स्पर्म होता है उसे वाहिनी से जोड़ता है और पतली और लंबी नलिका के रूप में होती है। वाहिनी से जोड़ता है तो जो वह होता है तो पतली और लंबी नलिका के रूप में उपस्थित होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा के बारे में जानते हैं। यूरेथ्रा का जो काम है कि वीर्य और मूत्र दोनों के लिए समान मार्ग है, जो कि स्पर्म और यूरेटर जो होता है, यूरेथ्रा जो होता है उनके लिए एक समान मार्ग का काम करता है। और जो यह है संभोग के दौरान शुक्राणुओं का निष्कासन करता है। और जो यूरेथ्रा होता है यह बाहर ले जाता है, जो कि बाहर ले जाने में मदद करता है। और मांसपेशियों से घिरा हुआ मार्ग होता है। जी, यह जो होता है मांसपेशियों से घिरा हुआ मार्ग होता है। मांसपेशी है क्या, जो मांसपेशी होती है मांसपेशियों से घिरा हुआ भाग होता है, जो कि उनमें मदद करने का काम करता है, हेल्प करता है, जो कि मजबूत होती है। अब आगे हम बात करते हैं शीशन क्या है, पेनिस। बात करते हैं शीशन के बारे में। शीशन क्या होता है? शीशन जो होता है यह संभोग और शुक्राणुओं को निष्कासन का मुख्य अंग होता है। जो शीशन होता है संभोग और शुक्राणुओं के निष्कासन का मुख्य अंग होता है। मूत्र के बाहर निकालने का माध्यम से इसे मदद करता है। इससे जो होता है रक्त प्रवाह में इरेक्शन होता है। जो रक्त प्रवाह की प्रक्रिया इसमें होती है वह इरेक्शन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है कि ग्लांस, पेनिस और संवेदनशील तंत्रिकाएं होती हैं। क्या? ग्लांस, पेनिस और संवेदनशील तंत्रिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फिगर लिया गया है सेशन का, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। 3 भाग होते हैं। ये तो डीप ए के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर जो निचली भाग है इसे कार्पस केवर नोजम के नाम से जाना जाता है, या कार्पस स्पांजियोसम के नाम से इसे जाना जाता है, या यूरेथ्रा है। सबसे निचले भाग को इसे यूरेथ्रा बोलते हैं, जो रेड भाग है। ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया सबसे जो ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपरी पार्ट जो है देखो स्किन है। जो उसके बाद दूसरी लेयर है उसे बोलते हैं सुपरफिशियल डॉर्टस या फैसिका के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद तीसरी लेयर को बोलते हैं एरियोलर टिश्यू, चौथे को बोलते हैं डीप बक्स एंड द फैस्कुला। ट्यूनिका एल्ब्यूगियो पांचवा सबसे लास्ट वाली लेयर के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं सहायक जनन ग्रंथियां क्या होती हैं। असेसरी ग्लैंड, जिसे हम असेसरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सहायक जनन ग्रंथियां जो होती हैं शुक्राशय मूत्राशय के पीछे स्थित एक जोड़ी ग्रंथि होती है। जो सहायक जनन ग्रंथि होती हैं शुक्राशय जो होता है मूत्राशय के पीछे, यूरेथ्रा के पीछे स्थित एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। ये जो होता है स्पर्म के तरल पदार्थ को 60 से 70% निर्माण करता है। यह जो होता है 60 से 70% स्पर्म का निर्माण करने में हेल्प करता है। इसके स्राव में फ्रक्टोज, प्रोटीन और एंजाइम शामिल होते हैं। जो इसका स्राव जब होता है तो इसमें फ्रक्टोज शामिल होते हैं, प्रोटीन और एंजाइम शामिल होते हैं, जो शुक्राणुओं के पोषण और ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो इसमें स्पर्म होते हैं उनको पोषण और ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे बात करते हैं जो शुक्राणु होते हैं उनकी गतिशीलता और दीर्घायु बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो गतिशीलता होते हैं उनके दीर्घायु बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो होते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर ट्यूब लंबी जैसे ट्यूब संरचनाएं जैसी होती हैं, ट्यूब संरचना जैसी देखने को होती हैं। आगे हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि
प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती हैं मूत्राशय के नीचे और मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित होती हैं। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती हैं यूरेथ्रा और यूरेटर जो होता है चारों ओर स्थित होती है। यह एकल ग्रंथि होती है। यह एक एकल ग्रंथि होती है जो स्पर्म को तरल पदार्थ का योगदान करती है। इसके स्राव में एंजाइम, प्रोटीन और साइट्रिक एसिड होते हैं। क्या इसके स्राव में जो एंजाइम होती हैं प्रोटीन, साइट्रिक एसिड होते हैं जो शुक्राणुओं के सक्रियता बनाए रखते हैं। जो शुक्राणुओं के सक्रियता बनाए रखते हैं। और यह जो स्पर्म होता है यह अल्कलाइन प्रकृति देता है। यह स्पर्म होता है अल्कलाइन प्रकृति देता है जिससे स्पर्म जो होता है अम्लीय वातावरण में जीवित रह सकता है। स्पर्म को अल्कलाइन प्रकृति देता है जिससे जो स्पर्म होते हैं अम्लीय वातावरण में जीवित रह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कापर ग्रंथि क्या होती है, कापर ग्रंथि कैसे काम करती हैं। जो कापर ग्रंथि होती हैं वह बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कापर ग्रंथि को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह ग्रंथि जो होती है एक प्रकार का गाढ़ा, अस्पष्ट और चिपचिपा स्राव उत्पन्न करती है। आगे हम बात करते हैं कि इसका मुख्य कार्य जो होता है यूरेथ्रा को चिकना करना होता है ताकि जो स्पर्म होते हैं निर्बाध रूप से यूरेथ्रा से बाहर निकल सके। आगे हम बात करते हैं कापर ग्रंथि जो होती है, कापर ग्रंथि का स्राव शुक्राणु के लिए सुरक्षात्मक कार्य करता है जिससे वे बाहर निकलते समय सुरक्षित रहते हैं और उनको हेल्प करते हैं। आगे हम बात करते हैं नर में यौन आरंभ है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इनमें जो यौन आरंभ की किस अवस्था में चालू हो जाता है। जो मेल होता है मतलब मेल में जो आरंभ आमतौर पर होता है 9 से 14 वर्ष की आयु के बीच होता है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रकार के विकास होते हैं। पहला पॉइंट में दिया गया है कि हार्मोनल परिवर्तन जिसमें LH और FS का स्तर बढ़ जाता है। ये जो लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है और FSH का स्तर होता है यह बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं जो शरीर का विकास होता है जैसे शरीर में मांसपेशियों का बढ़ना और आवाज़ का गाढ़ा होना। जब 9 से 14 वर्ष की उम्र किसी मेल की हो जाती है तो उसमें शरीर में मांसपेशियों का विकास बढ़ना शुरू हो जाता है और उनकी आवाज़ जो होता है वो मोटा होना शुरू हो जाता है। और इनमें जो होता है स्पर्म का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का आरंभ हो जाता है। फिर जो इसमें होता है जननांगों का जो होता है पूर्ण परिपक्व होना जैसे कि अंडकोश और लिंग का आकार या बढ़ना ये सब देखने को मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा भाग खत्म हो गया। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित अंगों को विभक्त किया जाता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इनके भी विभिन्न भाग होते हैं जो कि यहाँ पर लिया गया है। इसको बारे में हम देखते हैं। पहले पॉइंट में है ओवरीज, इसमें देखने को मिलता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें पहला भाग ओवरीज, दूसरा भाग ओविडक्ट जिसे अंडवाहिनियाँ बोलते हैं, तीसरा भाग गर्भाशय जिसे यूटेरस बोलते हैं, तीसरा भाग वजाइना, पांचवा भाग अल्वा मतलब भाग और छठा भाग बोलते हैं सहायक जनन ग्रंथियाँ इसमें भी होती हैं जो कि सहायक जनन ग्रंथियाँ अन्य रूप से काम करती हैं। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, तो इसमें जो सहायक जनन ग्रंथियाँ होती है उसमें पहला नंबर है कि एक जोड़ी बर्थोलिन की ग्रंथियाँ देखने को मिलती है और दूसरे पॉइंट में होंगे कि एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं जो कि मेमरी ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। अब इन्हें हम एक एक हेडिंग लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है मादा जननांग का एक फिगर आप देख लीजिए जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है।
ये जो भाग है इसे आप देख पा रहे हैं, इसे सेर्विक्स बोलते हैं। इस भाग को लार्ज बावर बोलते हैं। इस भाग जो यहाँ पर आया हुआ है इसे बोलते हैं नुकीले भाग को टाल बोन के नाम से जाना जाता है। इसे रेक्टम के नाम से जाना जाता है। यह सबसे निचली भाग जो होता है एनस गुदा जिसे बोलते हैं। और ये जो भाग आप देख पा रहे हैं इस भाग को वजाइना के नाम से जानते हैं। यह यूरेथ्रा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह यूरेथ्रा उपस्थित है। क्लाइटोरिस यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे ऊपरी भाग को यहाँ पर देख ओविडक्ट उपस्थित है। ओवरी यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर यूटेरस, इसे बोलते हैं यूटेरस के नाम से। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर उपस्थित है। मून पबिस यहाँ उपस्थित है। इसमें आप देख पा रहे होंगे इसी माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये जो भाग होता है वजाइना के नाम से ये एनाटॉमी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बॉडी ऑफ द यूटेरस यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो आपको अंगुली शेप का चित्र दिख रहा पा रहा है इसे बोलते हैं फेम्ब्री के नाम से जाना जाता है। ये भाग जो है जो अंडा आकार का आपको दिख पा रहा है इस भाग को बोलते हैं, इसमें जो देख पा रहे हैं वो भी फॉलिकल्स भी उपस्थित हैं, एक दो ओवरी के नाम से जाना जाता है। इंडोडर्मिस निचली भाग को कहते हैं। यहाँ मायोमेट्रियम और द पेरीमेट्रियम उपस्थित। सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं पेरीमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे हम बात करते हैं उनको ओवरीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओवरीज का काम क्या है। जो ओवरीज होता है यह अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में जो होता है अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। यह हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है। यह हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है। यह जो होता है महिलाओं के यौन के दौरान अंडाणु का परिपक्व होती है। आगे बात करते हैं अंडाशय जो होता है प्रत्येक माह में एक अंडाणु मुक्त करता है। क्या जो अंडाशय होता है प्रत्येक माह में एक अंडाणु मुक्त करता है। आगे हम बात करते हैं इनके कार्य क्या होते हैं। कार्य के बारे में सबसे पहले जो अंडाशय होता है अंडाणु का निर्माण में परिपक्व, तो इसमें बात हो गई थी। आगे बात करते हैं यह हर महीने में एक अंडाणु मुक्त करता है जिसे ओवोल्यूशन कहते हैं। जो यह हर एक मंथ में एक महीने में एक अंडाणु को मुक्त करता है जिसे हम ओवोल्यूशन कहते हैं। बात करते हैं यह हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है जो मासिक धर्म और गर्भधारण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये जो हार्मोन का संतुलन होता है वह इसे बनाए रखने का काम करता है जो कि गर्भधारण मासिक धर्म के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे हम बात करते हैं ओविडक्ट के बारे में। अंडवाहिनी क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं। जो अंडवाहिनियाँ होती हैं अंडाशय और अंडाणुओं के जो अंडवाहिनियाँ होती है इनका काम होता है जो अंडाशय होते हैं वह अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाते हैं और इनमें जो होते हैं अंडाणु का निषेचन होता है। आगे बात करते हैं निषेचन के बाद इसमें भ्रूण यहाँ से गर्भाशय में स्थानांतरित होता है। क्या निषेचन के बाद इसमें भ्रूण यहाँ से गर्भाशय में स्थानांतरित होता है और इन्हें फाइलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है। क्या इन्हें हम फाइलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके, देखिए क्या कहा गया है। जो अंडवाहिनियाँ होती हैं ओविडक्ट्स होती हैं जो फाइलोपियन ट्यूब्स के रूप में भी जानी जाती हैं। यह जो होता है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और इनका आकार ट्यूब जैसा होता है। ये अंडाशय से गर्भाशय तक फैली होती हैं और अंडाणुओं के परिवहन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन और भ्रूण के विकास शुरुआती चरण के लिए जिम्मेदार होते हैं।
जो इसमें भ्रूण का विकास होता है या शुरुआती चरण के लिए इसमें जिम्मेदार की भूमिका निभाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि यूट्रस क्या होता है, गर्भाशय का फंक्शन क्या होता है, कैसे कार्य करता है। जो गर्भाशय यूट्रस होता है यह भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। क्या इसमें जो भ्रूण का विकास होता है वह गर्भाशय में होता है। यह मांसपेशियों से बना एक बड़ा अंग होता है। क्या यह जो होता है यह मांसपेशियों से बना एक बड़ा अंग होता है। गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है, जो आंतरिक लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। भ्रूण के प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त होता है। जो गर्भाशय की आंतरिक परत होती है इसे एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त होती है। प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन द्वारा शिशु को बाहर निकालता है। क्या प्रसव के समय जो होता है गर्भाशय के संकुचन के द्वारा जो शिशु बच्चा होता है उसे बाहर निकालने में मदद करता है। आगे हम बात करते हैं वजाइना का मुख्य कार्य क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप है कि जो वजाइना होता है जननांगों का बाहरी हिस्सा होता है, सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यह जननांगों के आंतरिक अंगों और बाहरी दुनिया के बीच को संपर्क प्रदान करती है। यह जो वजाइना होता है प्रसव के दौरान शिशु को बाहर निकालने का मार्ग होता है। यह माहवारी रक्त के लिए भी एक मार्ग प्रदान करने में मदद करता है, हेल्प करता है ना, मदद करता है, हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मादा प्रजनन तंत्र का एक फिगर है जो कि लिया गया है। आगे हम बात करते हैं वल्वा क्या है। वल्वा जो होता है यह मादा जनन अंगों का बाहरी हिस्सा होता है। क्या जो वल्वा है यह मादा जनन अंग का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। इसमें जो होता है लेबिया, पैप्स और क्लिटोरिस। क्या क्लिटोरिस क्या इसमें जो लेबिया होता है इसमें पैप्स और क्लिटोरिस जैसी संरचनाएं शामिल होती हैं। यह अंग जो होता है वजाइना के प्रवेश द्वार सुरक्षित करता है और यह भाग जो होता है यौन उत्तेजना के दौरान रक्त संचार को बढ़ाता है। यौन उत्तेजना के रक्त संचार के द्वारा यह बढ़ाने का मदद करता है। आगे बात करते हैं इनकी जो सहायक ग्रंथियां होती है। इनमें भी जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथि किस प्रकार से इनमें क्या क्या भूमिका निभाती हैं। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यह बार्थोलिन की ग्रंथि है, बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 1 हो कि यह जो होता है वजाइना के दोनों ओर स्थित होता है। इनका कार्य जो होता है वजाइना को स्नेहित करना होता है और यौन उत्तेजना के समय यह ग्रंथि जो होती हैं तरल पदार्थ स्रावित करती हैं। यह जो ग्रंथियां होती हैं उत्तेजना के समय जो होती हैं तरल पदार्थ स्रावित करती हैं और यह पदार्थ जो होती है वजाइना के अंदर लुब्रिकेशन प्रदान करने में मदद करती है। सहायक जो बर्थोलिन की ग्रंथियां होती हैं पदार्थ के दौरान जो होता है लुब्रिकेशन प्रदान करता है। आगे बात करते हैं स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियों का इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका, कौन कौन से इसमें हार्मोन पाए जाते हैं। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं ये ग्रंथियां जो होती हैं दूध के निर्माण में मदद करती हैं, दूध निर्माण में मदद करती हैं। स्तन में दूध की जो थैलियां होती हैं इसमें दूध नलिकाएं होती हैं। क्या जो स्तन में दूध की थैलियां होती हैं इसमें दूध नलिकाएं पाई जाती हैं जो कि गर्भावस्था के बाद इन ग्रंथियों में दूध का उत्पादन होता है। क्या गर्भावस्था के बाद इन जो ग्रंथियां होती हैं इनमें दूध का उत्पादन होता है। ये शिशु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। जो शिशु होते हैं शिशु को पोषण प्रदान करने का काम एक प्रकार से करती है, उनको मदद करती हैं। आगे बात करते हैं दोस्त मादा यौन आरंभ। क्या मतलब जो फीमेल में होता है उनका जीवन काल किस अवस्था से यौन आरंभ में जाता है। यौन आरंभ का तब होता है जब शरीर की शारीरिक और हार्मोनल बदलाव आते हैं। क्या सामान्यतः शरीर में वही उम्र होता है कि हार्मोनल बदलाव आता है जो बचपन में किशोरावस्था में संक्रमण को दर्शाते हैं। पुरुष में यह आमतौर पर 9 से 14 वर्ष की आयु के बीच होता है।
पुरुषों में यही 9 से 14 वर्ष के बीच में होता है। और उनके लक्षण क्या हैं? दिखाई नहीं दे रहा है, वही माता रानी के लक्षण है इसमें। पहला मतलब इनमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। पहला लक्षण है कि स्तन का विकास होना है फीमेल में, और दूसरा है कि शरीर और चेहरे बालों का उगना। क्या? शरीर और चेहरे पर बालों का उगना। तीसरा है कि शरीर जो होता है शारीरिक संरचना और परिवर्तन, जैसे कमर का आकार और शरीर का फैलाव होना। फिर होता है कि मासिक धर्म का प्रारंभ होना। यह लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं इनमें क्या, यह जो होता है स्त्री के द्वितीयक यौन लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लक्षण होते हैं। क्या? उनके लक्षण होते हैं जो कि यौन के दौरान विकसित होते हैं। यौन के दौरान विकसित होते हैं। ये बदलाव जो होते हैं हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से होते हैं। ये जो बदलाव देखने को मिलते हैं जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये आपका एक चित्र है, मतलब एक चार्ट ले जिससे आप कि जो मेल और फीमेल में जो इनमें यौन लक्षण के दौरान होने वाले बदलाव होते हैं हार्मोन का और शरीर में, उनका यहाँ एक चार्ट पर दिखाया गया है। इनके लक्षण देख लीजिए। सबसे पहले शरीर के बाल जो होते हैं पुरुषों में चेहरे, सीने और पेट के बाल। महिलाओं में जो होते हैं चेहरे, हल्के बाल, शरीर व अन्य हिस्सों में बाल। इनमें जो लक्षण होता है आवाज़ जो होता है पुरुषों में गहरी आवाज़ हो जाता है, मोटा आवाज़ बदलाव परिवर्तन होता है, और महिलाओं में जो होता है उच्च आवाज़ देखने को मिलता है। और पेशी द्रव्यमान जो होता है अधिक पेशी निर्माण होता है, पुरुषों में कम पेशी निर्माण होता है, महिलाओं में। स्तन का विकास जो होता है कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं होता है, स्तन का विकास इसमें महिलाओं में होता है। मासिक धर्म जो होता है मेल में कोई नहीं होता है, फीमेल में मासिक धर्म की शुरुआत होती है। यह इनके डिफरेंट कैरेक्टर हैं। डिफरेंट कैरेक्टर जो कि दर्शाया गया है। आगे हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, मासिक धर्म चरण। बात करते हैं मासिक धर्म चरण क्या भूमिका है। यह मासिक धर्म चक्र का पहला चरण होता है जो सामान्यतः 3 से 7 दिन तक चलता है। इस दौरान गर्भाशय की जो दीवार होती है एंडोमेट्रियम का ऊतक टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर आता है। यह जो रक्तस्राव होता है महिला के शरीर में अप्रयुक्त अंडाणु और गर्भाशय की परत को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। इस चरण के दौरान जो हार्मोन का स्तर होता है वो कम हो जाता है, और इससे जो शरीर की साफ सफाई होती प्रक्रिया माना जाता है। इससे जो शरीर में की साफ सफाई की प्रक्रिया माना जाता है। तो इसमें से एक पॉइंट जो पहला मतलब कि जो मासिक धर्म का पहला चरण होता है वो सामान्यतः 3 से 7 दिन तक चलता है, पहला पॉइंट। और इसके दौरान जो होती है गर्भाशय की दीवार जो कि एंडोमेट्रियम ऊतक टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर आता है। ये जो रक्तस्राव होता है महिला के शरीर में अप्रयुक्त अंडाणु और गर्भाशय की परत को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। इस चरण के दौरान हार्मोन स्तर जो होता है कम हो जाता है। आगे हम बात करते हैं इनके सेकंड फेज में क्या होता है। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल लिया गया है जो कि आप इसको समझ सकते हैं किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूटेरस है, यहाँ पर हार्मोन्स है, और यहाँ पर ओवरी को दर्शाया गया है। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन आप देख पा रहे हैं, फिर फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन फेज, फिर ल्यूटियल फेज। सबसे पहले जो ल्यूटियल फेज यहाँ से होता है दर्शाया गया है, इसको आप देख पा रहे हैं प्रोगेस्टेरॉन, फिर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, फिर फॉलिकुलर की प्रक्रिया, फिर मेंस्ट्रुअल डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप डेवलपमेंट फॉलिकल, फिर मैच्योर ऑफ फॉलिकल। जो फॉलिकल होता है मैच्योर होता है, मैच्योर बाद ओवुलेशन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। फिर अर्ली कॉर्पस द ल्यूटियम, अर्ली कॉर्पस द ल्यूटियम जो होता है सराउंड चारों ओर से वह एक लेयर के रूप में बना लेता है, जिसे डिगार्सन ऑफ द कॉर्पस ऑफ ल्यूटियम्स के नाम से जाना जाता है।
फिर कार्पस ऑफ द एल्विकियंस, क्या एल्विकियंस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट डे, 1 डे से 6 डे तक, जिसमें जो होता है यूट्रस द लाइनिंग ऑफ द शेड ना, यहाँ पर आप देख लीजिए 1 दिन से लेकर जो 6 दिन तक होता है यूट्रस लाइनिंग एज द शेड की प्रक्रिया इसमें होती है। फिर 7वें दिन से लेकर 10वें दिन तक यूट्रस लाइनिंग स्टार्ट्स इन द ग्रो अगेन, जो इसमें यूट्रस की प्रक्रिया होती है लाइनिंग के बाद बढ़ने लगता है, धीरे धीरे पुनः बढ़ने लगता है 10वें दिन तक। उसके बाद 11वें दिन से लेकर 18वें दिन तक, 11वें दिन से लेकर 18वें दिन में ओवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है। ओवोल्यूशन का मतलब ये मैच्योर एग, जो इसमें एग होते हैं वे मैच्योर होने लगते हैं और रिलीज इन फॉर्म द ओवरी। यहाँ पर जब एग जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद वे एग मतलब अंडे को रिलीज करते हैं फ्रॉम द ओवरी, रिलीज करते हैं ओवरी। फिर यहाँ से आप देख पा रहे हैं रिलीज एग डाइज इज नॉट द फर्टिलाइज, एग जो होता है डाइज खत्म हो जाता है, इज नॉट फर्टिलाइज, वह फर्टिलाइज मतलब नहीं हुआ होता है। अब यहाँ पर 19 मतलब 19 डेज के बाद आप यहाँ देख पा 28 डेज तक, इसमें जो प्रक्रिया होती है यूट्रस लाइनिंग द कंटिन्यूस इन द थिकनिंग, यह जो प्रक्रिया होती है फिर से जो लाइनिंग की प्रक्रिया होती है कंटिन्यूस थिकनिंग की प्रक्रिया फिर से चालू हो जाती है। चारू बनाने के बाद फर्स्ट डे से लेकर 6 डेज तक फिर उसी प्रक्रिया में आ जाता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया इस प्रकार से होता है। आगे आप यहाँ पर भी देख लीजिए, इसी प्रकार से दर्शाया गया है। मेंस्ट्रुएशन जो फर्स्ट डेज होता है, फर्स्ट डेज से लेकर 6 डेज तक ये प्रक्रिया, इसमें ये प्रक्रिया होती है। और 7 डेज से लेकर 12 डेज तक इसमें क्या फर्टिलाइजेशन क्या प्रोलिफरेटिव फेज दर्शाया गया। फिर ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है 13 से 15 डेज। उसके बाद 16 से लेकर 28 डेज तक सेकेंडरी फेज को दर्शाया गया है, जिसमें कि ओवुलेशन मेंस्ट्रुएशन मासिक धर्म की प्रक्रिया फिर से चालू हो जाती है उस माध्यम से। आगे हम बात करते हैं, इनके मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो इनके मुख्य भाग होते हैं 3 रूप से मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जो होता है मासिक धर्म चरण मेंस्ट्रुएशन फेज, यह चक्र का पहला चरण होता है जब गर्भाशय की परत टूटकर रक्त स्राव के रूप में बाहर आता है। यह आमतौर पर 3 से 7 दिन तक चलता है। यह जो प्रक्रिया होता है आमतौर पर 3 से 7 दिन तक चलता है। पॉइंट नंबर 2 में है कि पूर्व अंडोत्सर्ग चरण प्री ओवुलेटरी फेज, यह चरण जो होता है मासिक धर्म समाप्त होने के बाद शुरू होता है। यह जो फेज होता है यह फेज मासिक धर्म शुरू होने के बाद शुरू होता है, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय में अंडाणु विकसित होते हैं। यह जो प्रक्रिया होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय में अंडाणु का विकास होता है और गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है। आगे हम बात करते हैं ओवुलेटरी फेज क्या होते हैं। उसी के नेक्स्ट टाइप है कि अंडोत्सर्गी चरण, यह जो होता है समय अंडाणु के अंडाशय से बाहर निकलने अंडोत्सर्ग का होता है। यह चरण आमतौर पर 12 से 14 दिन तक होता है। जो इसमें ओवुलेटरी फेज होता है यह आमतौर पर 12 से 12 to 14 डेज होता है। आगे हम बात करते हैं, तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप सबको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ाई लिखाई के कार्य अपना करते रहिए।